राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शर्मा जी जीएस में। हम लोग करेंट अफेयर का मॉडल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। हम लोग 1 से 5 तक कल कंप्लीट किए थे डे 1 में। आज हमारा दूसरा दिन है, तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 10 तक का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने बाकी और भी वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पीछे जाके वीडियो देखें। और हमारे पास बिहार एसएससी का भी पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं 24 सेट, उसको भी देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए इसको शुरू करते हैं। तो आइए एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, तो ये नाम आप याद रखेंगे। देखिए, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनके आर्थिक और राजनीतिक योगदान के लिए इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह अवार्ड राष्ट्रीय भारतीय छात्र और पूर्व छात्र संघ यूके द्वारा दिल्ली में सौंपा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान को दर्शाता है। और अगर हम बात करें, डॉक्टर मनमोहन सिंह साल 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, इनके लेखक डॉक्टर एपीजेएम नमीशा मरैकयार हैं और सह लेखक कौन है? तो हमसे सह लेखक के बारे में पूछा गया, तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर वाईएस राजन है। ठीक, अब देखिए इसमें अगर हम और एक्स्ट्रा बात करें, अमित शाह ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक जो है दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन और विरासत के लिए एक श्रद्धांजलि है, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला क्वेश्चन है, हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े पर केंद्रित है। तो फ्रेंड्स ये दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। देखिए अगर हम बात करें विश्व भारती विश्वविद्यालय की, इसकी स्थापना 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था। यह 1951 में केंद्रीय अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो फ्रेंड्स ये नटराज की जो प्रतिमा स्थापित की गई है। देखिए भारत मंडपम में नटराज की 27 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई। प्रतिमा का वजन का बात करें तो करीबन 20 टन है और इसे 7 महीने में रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया है। इसका निर्माण अष्टधातु की पारंपरिक ढलाई विधियों द्वारा किया गया है। इसका निर्माण तमिलनाडु के तंजावुर जिले के स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्णन स्थापति और उनकी टीम ने किया है। इस मूर्ति का संबंध चोल साम्राज्य से है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किए हैं? तो फ्रेंड्स ये किए हैं सूरीनाम के। ठीक है ना, सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं। देखिए इसमें हुआ क्या है, ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है? चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने यह पुरस्कार उनको दिया। यह यात्रा सूरीनाम में भारतीयों के आगमन पर 150 वर्ष की वर्षगांठ के अवसर पर हो रही थी। देखिए और अगर हम कुछ प्रतियोगी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड है। ठीक है, ब्रिटेन इंडिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाएगा। इजरायल ने सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें 2021 की जनगणना के बाद यह घोषणा की गई थी कि यह ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषा है, जहां 2,39,000 से अधिक लोग इस भाषा का घर पर उपयोग करते हैं। 2016 के मुकाबले 2021 में 80% की बढ़ोतरी हुई थी। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे
ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये क्या है, न्यू अमरावती स्टेशन का। ठीक है, ये न्यू अमरावती स्टेशन आपको कहाँ मिलेगा? ये अगर बात करें, न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन है जिसे पूरी तरीके से महिला कर्मचारी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पिंक स्टेशन शब्द उन रेलवे स्टेशनों को संदर्भित करता है जिनका प्रबंधन जो है पूरी तरीके से महिला कर्मचारी द्वारा किया जाता है। देखिए, न्यू अमरावती स्टेशन जो ये पिंक स्टेशन की श्रेणी में शामिल है, इसमें 12 महिला कर्मचारी स्टाफ है जिनके संचालन का प्रबंधन करते हैं। इस टीम में 4 ड्यूटी स्टेशन अधीक्षक, 4 पॉइंट महिला, 3 महिला सुरक्षाकर्मी और 1 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट शामिल हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न किन राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये केरल ने शुरू किया है। देखिए, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो प्रवासियों के सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना, राज्य से सुरक्षित और सुचारू प्रस्थान सुनिश्चित करना और उनके समग्र प्रवासन अनुभव को बढ़ाना। केरल की अर्थव्यवस्था फ्रेंड्स विदेशों में काम कर रहे अपने प्रवासी भारतीयों से प्राप्त धन पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एक सहज प्रवासन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाकर शुभ यात्रा योजना संभवतः अधिक व्यक्तियों को विदेश रोजगार की तलाश में आकर्षित करेगी, जिससे राज्य में पर्यटन की वृद्धि और आर्थिक विकास बढ़ेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है। सही है। इसका 5 वर्षों वित्त वर्ष 2023-24 के वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। तो फ्रेंड्स इसका जो है ऑप्शन जो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों से ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसमें और बात करें तो इसका 5 साल का है, 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय किया गया। इसका उद्देश्य गुरु शिष्य परंपरा या कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित अभ्यास को मजबूत करना और प्रेषित करना है। तो इसको ध्यान रखेंगे। इस योजना के तहत कारीगर और शिल्पकार को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान प्रदान की जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेंगे? तो फ्रेंड्स ये स्काई रूट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो स्पेस स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस संगठन के श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से 12 से 16 नवंबर के बीच भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करने जा रही है। विक्रम एस रॉकेट भारत में पूरी तरीके से एक निजी कंपनी द्वारा निर्मित और संचालित पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है। चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स ये एआई जो पहला स्कूल ये केरल में लॉन्च किया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, और अगर बात करें तो ये भारत का पहला एआई स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्कूल का उद्घाटन किया। एआई स्कूल आई लर्निंग इंजन, ठीक है, यूएसए और वैदिक ई स्कूल के बीच साझेदारी का परिणाम है। एआई स्कूल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित शैक्षिक अनुभव प्रदान करना है। सबसे पहले एआई स्कूल कक्षा जो है फ्रेंड्स 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो फ्रेंड्स ये गोल्ड मेडल जीता है सरबजोत सिंह ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत के वरुण तोमर को भी कांस्य पदक मिला है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2023 में प्रथम स्थान पर भारत और दूसरे स्थान पर चीन रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है डॉक्टर सोनाली घोष को। ठीक है, अब देखिए इसमें और हमको आपको याद रखना है, ये 118 साल पुराने काजीरंगा नेशनल पार्क के निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला होंगी। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। गीता राणा लद्दाख में तैनात होने वाली सेना की पहली महिला अफसर बनी है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर लांस नायक मंजू बनी है, तो यह ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? तो इसका थीम रखा गया था द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें अगर हम बात करें एक्स्ट्रा, तो ये 14वां संस्करण था, ये 14th संस्करण था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल जो बी.आर. चौधरी हैं, वो मेगा शो के उद्घाटन समारोह में फ्लाई पास्ट के दौरान गुरुकुल गठन का नेतृत्व किए हैं। इस मेगा एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देशों ने भाग लिया, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले सेट नंबर 7 पे।
हम लोग एक दिन में फ्रेंड्स करीबन 4 से 5 प्रैक्टिस सेट या उससे ज़्यादा भी कवर करेंगे। तो आप लोग बस साथ बने रहे, सपोर्ट करते रहें, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दें और आपका ज़्यादा समय भी ना लगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन दलों ने यानी कि भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है। तो फ्रेंड्स इसमें टोटल जो है ना ये 26 संगठन मिला है इसमें। देखिए इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी संगठन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस का एक संक्षिप्त रूप है। 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एनडीए से मुकाबला करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें कि इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया, ये गलत है फ्रेंड्स। इसे 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया गया, ये सही है। देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें ये बोला जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका एक्चुअल में ये उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ये लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या कि कार्यक्रम के दौरान जितने भी जो पीएम लाभार्थी थे उनको स्किल सेल जेनेटिक स्टेटस कार्ड भी वितरित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्किल सेल एनीमिया जो उन्मूलन मिशन है उसका मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी के बीच स्किल सेल रोग को उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करना है। चलिए अगर हम बात करें विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस, ये 19 जून को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन पढ़ लेते हैं। पहला कथन है कि किण्वित जैविक खाद्य की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी, ये सही है। गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। तो फ्रेंड्स ये पहली सोलर सिटी सांची हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सांची। अब देखिए अगर इसमें हम थोड़ा फैक्ट का बात कर ले तो देखिए देश की जो पहली सोलर सिटी है ये मध्य प्रदेश के सांची शहर में स्थापित किया गया, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। सांची सोलर सिटी से सालाना लगभग 13,747 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो 2 लाख से अधिक वयस्क पेड़ों की क्षमता के बराबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2070 तक देश के हर राज्य में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा है, तो इसको ध्यान रखेंगे 2070 तक। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स ये प्रदान किया आईएनएस द्रोणाचार्य को। अब थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स, 16 मार्च 2023 को कोची में आईएनएस द्रोणाचार्य को जो है द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंस कलर प्रदान किया गया। देखिए प्रेसिडेंस कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। आईएनएस द्रोणाचार्य प्रहरी बल के प्रशिक्षण का नोडल केंद्र और कई हिंद महासागर क्षेत्र देशों के प्रशिक्षण के लिए नौसेना का केंद्र है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने मणिपुर हिंसा के जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, तो पैनल का प्रमुख कौन है। तो इस पैनल के प्रमुख फ्रेंड्स अजय लांबा, तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हुआ क्या है इसमें कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है। यह मणिपुर में हाल ही में मैतेई के आरक्षण की मांग को लेकर भड़की हिंसा की जांच करेगी। यह विभिन्न समुदायों के सदस्यों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और दंगों के कारणों और प्रसार की जांच करेगी। हिमांशु शेखर दास और आलोक प्रभाकर इस समिति के अन्य सदस्य होंगे और मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है। तो फ्रेंड्स आपको ये याद रखना, ये नीदरलैंड है, ठीक है, इसमें नीदरलैंड का नाम याद रखना है। देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद नीदरलैंड जो है 2022-23 में भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य के रूप में उतरा है। नीदरलैंड के साथ भारत का व्यापार जो है वो FY22 में USD 8 बिलियन से बढ़ के USD 13 बिलियन हो गया है। वित्त वर्ष 2023 में नीदरलैंड में भारत का निर्यात लगभग 48% से बढ़कर 18.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2022 में यह 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही था, तो इसको भी ध्यान रखेंगे।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। रूस हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया, यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? तो फ्रेंड्स ये संधि जो था 2011 में लागू किया गया था। देखिए ये रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति ने ये अहम फैसला लेते हुए स्टार्ट जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है उससे अपने आप को मतलब रूस को बाहर कर दिया है, रूस को अलग कर लिया। न्यू सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि जिसे स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि स्टार्ट के रूप में परिभाषित किया गया है। यह संधि फ्रेंड्स 5 फरवरी 2011 को लागू किया गया था। न्यू स्टार्ट संधि का मुख्य उद्देश्य विश्व की 2 प्रमुख परमाणु शक्तियों के बीच खतरनाक हथियारों की होड़ को समाप्त करना है। तो अगर हम बात करें इस संधि पर 2010 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनके जो रूसी समकक्ष हैं दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? तो फ्रेंड्स ये पायलट अध्ययन शुरू किया HPCL ने। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ये शुरू किया है। HPCL इस तरह के व्यापक अनुसंधान कार्यक्रम को शुरू करने वाली भारत की पहली तेल विपणन कंपनी बन गई है। HPCL ने 6 फरवरी और 2023 को देश में 23 रिटेल आउटलेट्स पर सफलतापूर्वक E20 ईंधन लॉन्च किया। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC हरियाणा में लेंजा जेट के साथ 80,000 टन के स्थायी विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करेगी। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने हेवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स ये लॉन्च की है रिलायंस ग्रुप ने। तो रिलायंस ग्रुप ने ये लॉन्च किया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपने भागीदार अशोक लेलैंड के साथ मिलकर बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह में भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन यानी कि H2ICE प्रौद्योगिकी तकनीक लॉन्च की, जिसका उपयोग हैवी ड्यूटी ट्रकों में किया जाएगा और इसका अनावरण स्वयं PM मोदी ने ही किया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया? इनका थ्रो था फ्रेंड्स 88.17 मीटर का और उनके बाद इनको स्वर्ण मिला। अब हम बात करें नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट्स बनकर इतिहास रच दिया है। पाकिस्तानी एथलीट्स हैं जो नदीम, उन्होंने 87.82 मीटर के साथ रजत पदक मतलब दूसरे नंबर पर है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? ये जीता है फ्रेंड्स रियल मैड्रिड ने। ये खिताब रियल मैड्रिड ने अपने नाम कर लिया है। रियल मैड्रिड ने फरवरी 2023 में रबात यानी मोरक्को में फाइनल में सऊदी अरब के अल हिलाल को 5-3 से हराकर ये रिकॉर्ड 5वीं बार फुटबॉल का कप अपने नाम किया है। इसके फुटबॉल क्लब विश्व कप अपने नाम किया, इससे पहले 2014, 2016, 17, 18 में टूर्नामेंट इन्हीं नहीं जीता था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है, पाम ऑयल। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए खाद्य तेल पाम ऑयल नाम राष्ट्रीय मिशन 6 पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में लागू किया जा रहा है। पाम ऑयल की खेती के लिए संभावित क्षेत्रों के पूर्ण मूल्यांकन के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 8,40,344 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। और अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात कर लें एक्स्ट्रा अलग से, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन किया है। गुजरात सरकार ने कोनोकार्पस पौधे पर प्रतिबंध लगा दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना शुरू की है, असम के मुख्यमंत्री ने। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा किया है दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, देखिए कोविड के कारण आपदा की स्थिति को हटाने जाने से ठीक 10 महीने बाद देश में बिजली संकट को लेकर आपदा की स्थिति को लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति वहाँ के हैं रामाफोसा ने यह घोषणा की कि इस मामले से अधिक प्रभावी ढंग से और तत्काल निराकरण के लिए एक ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कोलकाता में आयोजित जो एस्कॉम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये सम्मानित किया गया राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कंपनी को खनन क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान और इसके अनुकरणीय मानव संसाधन प्रथाओं के लिए खनिज विकास पुरस्कार नियोक्ता ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। देश में लौह अयस्क के सबसे बड़े उत्पादक और दुनिया में 6ठे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में NMDC खनिज के विकास में एक प्रमुख संस्था है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस
थीम रखी गई थी हमारी नर्स से हमारा भविष्य। और अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, तो ये हर साल 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, डेट आप याद रखेंगे 12 मई, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। थीम था हमारी नर्स से हमारे भविष्य। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद हमारे पास है सेट नंबर 8। तो आइए सेट नंबर 8 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है अपने प्यारे देश भारत ने जीता है। भारत ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को 42-32 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया है। भारतीय टीम के कप्तान कौन है फ्रेंड्स? पवन सहरावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 10 सफल रेड के बाद प्रतिभाशाली प्रदर्शन किया। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया के बुसान में किया गया था। पिछले 9 संस्करणों में यह भारत का 8वां खिताब था। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपने फार्मूला 1 कैरियर की 50वां F1 यानी कि फार्मूला 1 जीत किसने दर्ज की है? तो फ्रेंड्स ये दर्ज की है मैक्स वर्स्टैपेन ने। देखिए मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये बेल्जियम के उच्च ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में आयोजित फार्मूला 1 यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता। यह मैक्स वर्स्टैपेन की फार्मूला 1 की कैरियर की 50वीं जीत है। और वह लुइस हैमिल्टन 103, माइकल शुमाकर 91, बेसेस्टियन बेटल 53 और एलेन प्रोस्ट 51 के साथ 50 जीत के क्लब में शामिल हो गए हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। तो ये कहाँ स्थित है? अगर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो फ्रेंड्स ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो अवार्ड है सिएना ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 के वन्यजीव श्रेणी में विजेता बनकर उभरी है। यह छवि वन्यजीव फोटोग्राफर के धनुपुरम द्वारा ली गई। एटीआर में कोजिकामुथी हाथी शिविर देश के सबसे पुराने हाथी शिविरों में से एक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक हाउ इकोनॉमिक्स एवन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक है मेघनाथ देसाई। तो मेघनाथ देसाई का नाम है आपको याद रखना है। देखिए इस पुस्तक के माध्यम से मेघनाथ ने एडम स्मिथ से लेकर जॉन मेनार्ड क्रीन्स तक और महामंदी से लेकर लेहमन ब्रदर के पतन तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्थशास्त्र के योगदान का अध्ययन किया है। पुस्तक जो हार्पर कॉलिन्स पब्लिक इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए योजनाएं शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए कथन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत की है। तो ये भी सही, ये सही है। केंद्र परियोजना का लागत 80% कवर करेगा, जबकि राज्य जो है सरकारें शेष 20% योगदान देगी। दोनों सही। तो ऑप्शन 1 और जो 2 है फ्रेंड दोनों सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हुआ है कि अगर हम बात करें इसका, तो भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल है और अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से मौजूदा रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करेगा। केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगी, जबकि राज्य सरकारें जो 20% योगदान देगी। चलिए हम लोग आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगर इससे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य बात कर ले तो सरकार ने 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में एशिया के सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना शुरू किया है। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने के लिए मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना शुरू की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश में। अगर हम बात करें तो हरियाणा जून 2023 में डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक्करण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान किया गया। अब आइए अगला देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है। तो ये इसरो ने साथ में किया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह जो है 20 सितंबर तक कक्षा 5 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए खुला प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ उन्हें अपना नवाचार दिखाने और आधुनिक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाने का अवसर मिलेगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया फ्रेंड्स गुजरात में। अगर हम बात करें तो गुजरात में काकड़ापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया गया है। वर्तमान में ये यूनिट जो है कुल उत्पादन के 90% पे काम कर रही है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का
मानचित्रण उपग्रह द्वारा किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये निसार के द्वारा किया जाएगा। देखिए निसार जो है ये भारतीय अनुसंधान संगठन और यूएस नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने संयुक्त रूप से क्या किया है, इसे बनाया है, इसलिए इसका नाम नासा यानी कि इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपसर्ग जो उपग्रह है जो विकसित करेगा। ये जो डेटा उत्पन्न करेगा वो संभावित रूप से भूस्खलन की अग्रिम चेतावनी प्रदान कर सकता है, जैसा कि हाल ही में जोशीमठ उत्तराखंड में देखा गया। साथ ही भूकंप के सबसे अधिक जोखिम वाले स्थानों को चिन्हित भी करता है। यह भूकंपीय रूप से सक्रिय हिमालय क्षेत्र की तस्वीर लेने के लिए 2 आवृत्ति बैंड एल बैंड और एस बैंड का उपयोग करेगा और 12 दिनों में विरूपण मानचित्र बनाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स ये बनाया जा रहा है इसरो के द्वारा। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसरो के अनुसार जो एक्सपोसैट है ये चरम स्थितियों में चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों के विभिन्न गतिकी का अध्ययन करेगा और 2 पेलोड ले जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेमको बैक ओएम को मंजूरी दी। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी, तो ये भारत का पहला फ्रेंड्स ये एमआरएनए पे आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसे पुणे के स्थित जेनोमा बायोफार्माटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। पिछले साल कंपनी को कोविड-19 के खिलाफ देश के पहले एमआरएनए वैक्सीन जो है ये जेमको बैक 19 का व्यावसायिक रूप से उपलब्ध होना भी बाकी है। चलिए हम आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन फ्रेंड्स किया गया है हैदराबाद में। देखिए कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्य नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्री जो तारका राम राव हैं उन्होंने की। साइकिलिंग ट्रैक का नाम हेल्थवे है और यह भारत में एक अग्रणी परियोजना है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह का दूसरा कार्यक्रम है जो स्थायी बुनियादी ढांचे में नवाचार का प्रदर्शन करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में पहली बार किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो ये लिथियम का भंडार जम्मू कश्मीर में मिला है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5.9 मिलियन टन, ध्यान रखेंगे 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित भंडार G3 का पता लगाया है। भारत में अगर दूसरे लिथियम भंडार का बात करें तो राजस्थान में मिला है। लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रो व्हीकल बैटरी के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है। जीएसआई की स्थापना जो है 1851 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी, ये सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 और 2 इसमें क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है गांधीनगर में। ठीक है, देखिए यह कार्यक्रम G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक के मौके पर आयोजित किया गया है। मेडटेक एक्सपो 2023 पीएम मोदी के भारत को आत्मनिर्भर बनाने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है अमेठी में। अमेठी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये प्लांट जो है लधामी ग्रुप के विवेक लधामी द्वारा स्थापित किया गया जो दक्षिण पश्चिम एशिया में कोका कोला का सबसे बड़ा वॉटलर है। अगर बात करें मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करें, पूंजी और सुरक्षा गारंटी हम देंगे। उत्तर प्रदेश को 38 लाख करोड़ के निवेशक प्राप्त हुए। 2017 से पहले यहाँ 2 एयरपोर्ट थे और अब 9 क्रियाशील है। जेवर में सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को किस देश ने स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई है? तो इन प्राप्त हुई है इजराइल से। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इजरायली स्पाइक जो है एंटी गाइडेड मिसाइलें हैं जो भारतीय सेना को सौंप दी गई है। मिसाइल का परीक्षण बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? तो भारत और सिंगापुर के बीच में किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो लेन देन है भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद हुआ है। भारत और सिंगापुर ने हाल ही में दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पर लेन देन के लिए अपने ऑनलाइन भुगतान सिस्टम को जोड़ा है।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है फ्रेंड्स, बेंगलुरु में। देखिए, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बेंगलुरु में दूसरे एससीओ युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एससीओ राष्ट्रों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध साझा करता है और विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में एससीओ सहयोग को और बढ़ाना चाहता है। अगर हम बात करें, संघाई सहयोग संगठन का एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है और इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो बीजिंग में है, बीजिंग चाइना में। चलिए हम लोग आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रैक्टिस सेट 9 शुरू होता है, तो चलिए इसको भी एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में, तो देखिए इन्होंने ये जो है ये 53 किलोग्राम के वर्ग में कांस्य पदक जीता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब होता क्या है कि इससे कि 2024 में पेरिस खेल के उसी भार वर्ग में भारत के लिए ओलंपिक कोटा भी हासिल हो गया है। तो अंतिम 2024 पेरिस खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन गई हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व बिल्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये पहले भारतीय कौन है? तो ये है कोनेरू हम्पी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वह सारे 12 अंकों के साथ कजाकिस्तान की विजेता बीसी सारा बालावसेवा से सिर्फ आधा अंक पीछे रही है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए कथन देख लेते हैं। कथन है, विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव घोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। तो फ्रेंड्स ये दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व गैंडा दिवस जो हर साल है ये 22 सितंबर को मनाया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला, ये किस राज्य में? बायकुला रेलवे स्टेशन, तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है। बायकुला रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स कहाँ? तो ये मिल जाएगा महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मुंबई के जो बायकुला रेलवे स्टेशन है यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है इसे। मुंबई का 169 साल पुराना बायकुला रेलवे स्टेशन दुनिया के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है। यह पुरस्कार जो है इनको 25 जुलाई 2023 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया और छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय ने यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में उत्कृष्टता का पुरस्कार जीता, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से ये बांग्लादेश के ढाका में पुरस्कार मिला है। वह इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। डॉक्टर मिश्रा ने ओडिशा के की हाशिए की भाषाओं की भाषा, संस्कृति और शिक्षा पर 3 दशकों से अधिक तक काम किया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है मोतिहारी और अमलेखगंज। अब हम देख ले तो मोतिहारी फ्रेंड्स ये बिहार में है और अगर हम बात करें अमलेखगंज तो ये नेपाल में पड़ता है। इन दोनों के मध्य में किया गया है। नेपाल और भारत के लगभग 1800 किलोमीटर जो कि लंबी खुली सीमा साझा बॉर्डर शेयर करता है। यह सीमा अगर बात करें तो इसमें भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के राज्यों के साथ लगती है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? तो फ्रेंड्स ये ऐसा किया है आसाम ने, तो ऑप्शन जो बी है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसाम पर्यावरण और वन विभाग ने 2 अक्टूबर से राज्य में 1000 मिलीलीटर क्षमता से कम की प्लास्टिक पानी की बोतलों को उपयोग और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना का प्रतिबंध का कार्यान्वयन शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग और असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में निहित होगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी उत्तराखंड में, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
देखिए ये जो है एक नवीनतम तकनीक से लैस होगी। यह सोलर पैनल प्लांट पूरी तरीके से रोबोटिक है और पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से चलेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो फ्रेंड्स का नाम इंद्रजाल दिया गया है। देखिए हैदराबाद में स्थित रोबोटिक्स फॉर्म जो है उन्हें एआई संचालित एक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन प्रणाली का अनावरण किया और इसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। यह सिस्टम न केवल परमाणु प्रतिष्ठान, तेल क्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा कर सकता है, बल्कि किसी भी प्रकार के ड्रोन से पूरे शहर की भी रक्षा कर सकता है। इंद्रजाल को 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सभी प्रकार के ड्रोन से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इंद्रजाल पूरी तरीके से भारत में विकसित किया गया है, जो प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्र में देश की क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर जो है स्लिम लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जापान ने। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जापान द्वारा HIIA रॉकेट के माध्यम से स्मार्ट लैंडर फॉर इनोवेटिव मून यानी कि स्लिम लॉन्च किया गया है और जापान का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश बनना है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो ये शामिल किया गया था फ्रेंड 2010 में। देखिए 2014 में हुए एशियाई खेल में भी क्रिकेट शामिल किया गया। 2023 में आयोजित 19वें एशियाई खेल में क्रिकेट को पुनः शामिल किया गया और इसमें पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम ने भी भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। और एशियाई खेल का सबसे ज्यादा बार मेजबानी थाईलैंड 4 बार कर चुका है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये राज्य है राजस्थान। तो ऑप्शन जो डी है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत एक साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यार्पण किया है? तो फ्रेंड्स इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल। सीबीआई ने अपहरण हत्या के मामले में कथित रूप से शामिल मोहम्मद हनीफ मक्कद को ऑपरेशन त्रिशूल के तहत ही सऊदी अरब से निर्वासित किया है। ऑपरेशन त्रिशूल इंटरपोल की मदद से दूसरे देशों में अपराधियों का पता लगाने में मदद करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है असम में। देखिए असम के जो राज्यपाल हैं फ्रेंड्स गुलाब चंद कटारिया ने गुवाहाटी के राजभवन में क्वालिटी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया। QCI ने पूरे भारत में लगभग 2.5 लाख सरपंचों को जोड़ने के उद्देश्य से इस पहल के रूप में सरपंच संवाद अभियान शुरू किया, जो नेटवर्किंग, ज्ञान प्रसार और सहयोग के लिए समग्र मंच के रूप में कार्य करता है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत की पहले G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो ये पुस्तक का अनावरण किया है अपूर्वा चंद्र ने। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा जान ले। देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं अपूर्वा चंद्र और भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किए हैं। देखिए ये जो पुस्तक है G20 के अध्यक्षता की पूरी यात्रा बताती है और पुस्तक के 3 भाग हैं। पहला भाग 9 से 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित ऐतिहासिक और G20 शिखर सम्मेलन पर केंद्रित है। तो G20 की संरचना और प्रणाली और भारत की G20 अध्यक्षता के तहत की गई पहलों की व्याख्या करती है। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्किल ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आइए कथन देखते हैं। इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा, ये सही है। स्किल ऑफ व्हील्स NSDC की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है, ये सही है। तो दोनों सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जो इसमें सी है ये करेक्ट हो जाएगा। अब आइए 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। युद्धपोत महेंद्रगिरी 01 मतलब 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत ये फ्रेंड्स 7वां है। ठीक है ना, ये 7वां है। देखिए टोटल इसमें 7 ही लॉन्च किए गए हैं। इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जा रहा है। इस युद्धपोत का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति जो है ये मुख्य अतिथि होंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च किया जाएगा अपने प्यारे देश भारत के द्वारा। भारत स्टार्टअप उद्यम निवेशक इंक्यूबेटर और उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए इस वर्ष ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम का शुरुआत करेगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम लोग सेट नंबर
9 कर रहे थे फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। जापान ने परमाणु संयंत्र से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है। तो देखिए ये है फुकुशिमा। तो ऑप्शन बी जो है ये फुकुशिमा परमाणु संयंत्र है, वहाँ से ये पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। देखिए इसमें क्या हुआ है कि जुलाई में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र पानी छोड़ने की अनुमति दे दी है। 2011 में आए भीषण भूकंप और सुनामी के बाद फुकुशिमा दाइची सुविधा के 3 रिएक्टर प्रभावित हुए थे। इस घटना के बाद पिघले हुए ईंधन को ठंडा करने के लिए श्रमिकों ने रिएक्टरों में समुद्री पानी भर दिया था और वर्तमान में 1000 से अधिक टैंकों में 350 मिलियन गैलन पानी संग्रहित है। चीन ने चेतावनी दी कि पानी छोड़ने से समुद्र प्रदूषित हो जाएगा। इससे सभी जापानी सीफूड और चाइना ने सारे जापानी सीफूड आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन जापान से सीफूड का सबसे बड़ा खरीदार है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि US डिक्शनरी प्रकाशक मिरियम बेस्टर ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? तो फ्रेंड्स ये है गैस लास्टिंग। देखिए अगर हम गैस लास्टिंग का बात करें मतलब अर्थ का, तो इसमें जो मेरियम बेस्टर है उन्होंने बताया है कि इसे विशेष रूप से अपने स्वयं के लाभ के लिए किसी को गुमराह करने के लिए कार्य या अभ्यास के रूप में परिभाषित करती है। ऑनलाइन शब्दकोश की खोजों के अनुसार पिछले वर्षों की तुलना में इस शब्द में रुचि 1740% बढ़ी है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है प्रैक्टिस नंबर सेट शुरू होता है 10। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो नेहा ठाकुर का संबंध अगर हम बात करें तो सेलिंग गेम से है, सेलिंग से है। चलिए और सेलिंग से और भी खिलाड़ी हैं जैसे इबाद अली, विष्णु सरवन, हर्षिता तोमर, फारूक तारपुर, वरुण ठक्कर, श्वेता शेरगेवर, वर्षा गौतम, ये लोग भी सेलिंग से ही संबंधित हैं। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो ये है चेतना मारू। ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ और भी बुक हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कोल्ड ब्लेडेड लव, ये गिरीश दत्त शुक्ला द्वारा लिखा गया। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये लीना कुमार। अगर बात करें जेवा तो ये हुमा कैसी द्वारा लिखी गई थी। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है अपने प्यारे देश भारत ने। भारत ने श्रीलंका को फाइनल में 19 रन से हराते हुए ये खिताब अपने नाम किया, यानी कि स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस देश की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते हैं? तो ये मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश के नितिन वर्मा ने पहली बार KYYG में शामिल जो है वो जल क्रीड़ा में स्वर्ण पदक के साथ राज्य के लिए पहला पदक हासिल किया। हर्षवर्धन शेखावत ने रजत पदक जीता, जबकि ओडिशा के केटी गैसेपाम ने जो है ये कांस्य पदक जीता है। और अगर देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का बात करते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया गया था और भी मध्य प्रदेश के और भी शहरों में आयोजित किया गया। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नमेंट्स इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती है? तो ये पुरस्कार जीती है मारिया स्टेपानोवा ने। ठीक है, मारिया स्टेपानोवा। देखिए ये एक रूसी यहूदी लेखिका है जिन्हें 2023 में यूरोपीय समझ के लिए प्रतिष्ठित लिपजिंग पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए ऑपरेशन सुकून ये गलत हो जाएगा, ऑपरेशन सेफ होमकमिंग सही है, ऑपरेशन राहत सही है, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान सही है। देखिए अगर हम बात करें ऑपरेशन सुकून तो ये लेबनान से भारतीय नागरिकों को निकाला गया था, इराक से नहीं, लेबनान से। आप याद रखेंगे ये लेबनान से है। और अगर इसके साल का बात करें तो ये 2006। देखिए कुछ भारतीय प्रमुख बचाव अभियान चला गया था, जिसमें ऑपरेशन सेफ होम कमिंग लीबिया से निकाला गया भारतीय नागरिकों को, ऑपरेशन राहत यमन से भारतीय नागरिकों को निकाला गया, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को, ऑपरेशन गंगा जो था यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया,
ऑपरेशन कावेरी जो था सूडान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, और ऑपरेशन दोस्त जो तुर्की और सीरिया में भूकंप आए थे उसके दौरान सहायता पहुंचाई गई, और ऑपरेशन अजय इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अभियान चलाया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमरा कुरसाई किस राज्य या शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है जो अम्मा कुरसाई है ओडिशा में। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब अगले देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैरिफ है, यह किस संगठन द्वारा हस्ताक्षरित है? तो अगर हम इसकी बात करें तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो तंत्र प्रदूषण फैलाने वाले सामान जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम, बिजली के आयात पर शुल्क लगाएगा। इसके लिए यूरोपीय संघ स्थित जो कंपनियां हैं वो स्वदेशी और विदेशी दोनों उद्योग को अपने एम्बेडेड यानी कि CO2 उत्सर्जन को कवर करने के लिए प्रमाण पत्र खरीदने की आवश्यकता होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देख लेते हैं। पहला लिखा है यह जापान एरोस्पेस एरोफ्लोरेंस एजेंसी जाक्सा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त मिशन है, ये सही है। जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है जबकि लैंडर इसरो द्वारा विकसित किया जाएगा, ये दोनों सही है फ्रेंड। तो ऑप्शन इसमें सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स ये घोषणा किया उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने लखनऊ में देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने का घोषणा किया है। IT हब कानपुर रोड पर ओमैसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ स्थित भूमि पर स्थित होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लिए। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत कोष 2023 नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दिल्ली में। तो ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? तो वन वीक वन लैब जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। देखिए इस प्रोग्राम के तहत देश भर में फैले 37 वैज्ञानिकों और औद्योगिक परिषद प्रयोगशालाओं की उपलब्धि का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, इसमें कठपुतली शो, विज्ञान कवि सम्मेलन, प्रश्नोत्तरी और प्रदर्शनी भी होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में महिला और पुरुष, अगर बात करके भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधार कर 2036 में 952 हो जाएगा, ये सही है। 2021-2022 में बाल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 हो जाएगी, ये दोनों से। तो ऑप्शन सी फ्रेंड्स इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड फ्रेंड GIB के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। देखिए ग्रेट इंडियन बर्ड जो है भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी प्रजातियों में से एक है, तो इसके मद्देनजर शुरू किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया? तो ये जो टाइफून खानून आया था फ्रेंड्स, ये आया था जापान में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देख लीजिए। पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो संगठन है इस पे ये है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IEA। देखिए श्री P मनोज कुमार महानिदेशक PPA और डॉक्टर फतेह बिरेली जो है कार्यकारी निदेशक IEA ने भारत ऊर्जा सप्ताह के अवसर पर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया? तो इसमें टोटल 9 देशों को गेस्ट रूप में आमंत्रित किया गया था। देखिए अगर इसमें और थोड़ा बात कर ले तो इसमें बांग्लादेश, मिस्र, UAE, नीदरलैंड, मॉरिशस, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और स्पेन शामिल है। देखिए हर वर्ष G20 शिखर सम्मेलन में
सदस्य देशों के अलावा जो गैर जो T20 सदस्य हैं उनको आमंत्रित किया जाता है। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम पीएम मोदी की विदेश नीति के प्रमुख टेम्पलेट वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के अनुरूप है। अगर हम बात करें G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को, ठीक है ना फ्रेंड, 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आप ये सब ध्यान रखेंगे। और इस तरीके से हमारा जो सेट है हम लोग 10 सेट तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा दूसरा दिन है। आप लोग प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहें और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहें। हम लोग कल डे 3 में सेट 11 से लेकर 15 या 16 तक का सेट कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी सेट को कंप्लीट करें और हर एक चीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।